अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स और पाकिस्तान फवाद। 500 किलोवाट का कंटिन्यूस लोड अगर किसी इंडस्ट्री का हो तो वहाँ पे किस किस्म का सिस्टम रिकमेंड किया जा सकता है और क्या बेस्ट सिस्टम लग सकता है वहाँ पे? बिल्कुल लग सकता है। 500 किलोवाट के रनिंग लोड पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेट्स अज्यूम 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर यप। आप आउट द ग्रिड जाना चाह रहे हैं। आपके पास ग्रिड यस। है, रिलायबल नहीं है, या आपके यहाँ लोड शेडिंग है, या आपके ग्रिड का टैरिफ बहुत हाई है, या आपका सैंक्शन लोड कम है, आपको ग्रिड कनेक्शन नहीं दे रही, कोई भी वजह है, अगर आप अपने पावर जनरेशन करना चाहते हैं और स्टोरेज करना चाहते हैं और 24/7 प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा सिस्टम है जो कि हम रेकमेंड करते हैं। 500 किलोवाट के रनिंग लोड के ऊपर आपको जो सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 मेगावाट की पीक कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 ठीक है। मेगावाट पीक कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आप 645 वाट का एक सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 3000 डिवाइड बाई 645 नंबर ऑफ़ पैनल्स आपके आ जाएंगे। अगर आप ठीक है। 730 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप डिवाइड बाई 3000 डिवाइड बाई 745 कर देंगे या 730 कर लेंगे, जो भी मॉड्यूल लगा रहे हैं। आपको टोटल 3 सही मेगावाट है। की पीवी कैपेसिटी चाहिए। इसका आपको ये होगा कि आपको दिन में जो डे टाइम का रनिंग लोड है वो भी मिल जाएगा, और आपको बैटरी में जो एनर्जी स्टोर करनी है वो भी आपके दिन के 6 आवर्स में हो जाएगा। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट आपके सिस्टम में है बैटरीज़ का। जो बैटरी का आपको कंपोनेंट है वो चाहिए 10 मेगावाट आवर्स का, जिसका मतलब है कि 10,000 यूनिट की आपको बैटरी चाहिए। तो करंटली जो कंटेनर स्टोरेज का जो जो रूल ऑफ द थंब है, जो करंट बेंचमार्क चल रहा है वो 5 मेगावाट आवर एक 40 फुट कंटेनर में आ जाता है। बट उस पर भी रिसर्च हो रही है। BYD ने 9 मेगावाट आवर का भी बैटरी बैंक लॉन्च किया है कंटेनर स्टोरेज के अंदर। तो बट जनरली पाकिस्तान में आपको पता है लैंड सस्ती है, स्पेशली जो इंडस्ट्री जो ऑपरेट कर रही है वहाँ पे कंटेनर रखना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारी जगह तो ऐसे ही वेस्ट डिस्पोजल के लिए ज़ाया करी हुई होती है, या उसको लैंड को बिल्ड ही नहीं किया हुआ होता, उसको डेवलप ही नहीं किया हुआ होता। तो बहुत सारी जगह आपके पास अवेलेबल होती है, तो स्पेस का इतना इशू नहीं है। तो 10 मेगावाट आवर की बैटरी से आपका 500 किलोवाट का जो लोड है वो 16 आवर्स ऑफ द ग्रिड चला जाता है। तीसरा तो कंपोनेंट हम जो इसके अंदर, सॉरी, हमारे जो लोड था वो तो 500 किलोवाट का था ना, तो फिर हमें 3 मेगावाट की पैनल्स लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको डे टाइम में जो आपका लोड है कंटिन्यूस 24 आवर 500 किलोवाट का, वो जब आप बैटरी चार्ज कर रहे होंगे तब भी आपका लोड तो चल रहा होगा ना, तो उसको भी आपको पावर अप करना है। तो और दूसरा, आपको जो बैटरीज़ हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे हैं सनलाइट के, तो आपको उसी के अंदर जो आपका बेस्ट सिस्टम है, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, आपको उसमें बैटरीज़ को चार्ज करना है, तो वो आपको रैपिडली चार्ज करना है। तो 10 मेगावाट आवर के आप सिस्टम के ऊपर आप 3 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी लगा रहे हैं, जिसमें से 500 किलोवाट तो आपका वैसे ही रनिंग लोड पे चला जाएगा, तो बचेगा 2.5 मेगावाट। और 2.5 सही है। मेगावाट भी आपको 100% आउटपुट नहीं देगा। उसका भी सही है। जो ग्राफ है वो सबको पता है, प्रोडक्शन का जो कर्व है। और सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो भी वेरी करती है थ्रू आउट द डे। सही है। एक तो रेडियंस का भी वेरिएबल फैक्टर होता है, प्लस टेम्परेचर का वेरिएबल फैक्टर भी होता है। तो आपको 2.5 मेगावाट में अगर आपको 2 मेगावाट भी मिले तो 5 आवर्स के अंदर आपको आपका बैटरी बैंक चार्ज हो जाएगा। ये रूल ऑफ द थंब सही हो है। गया। बाकी डिपेंडिंग सही ऑन है। वेरिएबल कंडीशंस इसका एक एनालिसिस होता है पूरा, और उसकी बेसिस पे इसको थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है। उसके लिए आप हमसे सही है। रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो हमने फैक्टर डिफ़ाइन करा, PCS का कोई इशू नहीं है। PCS की ना इतनी कॉस्ट होती है और ना ही वो कोई इतना सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा इशू होता है। PCS इंटीग्रेट कर सही है। जाता है इसके साथ। सही है। अब अगर इसकी बेनिफिट की बात करें कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी देर में आती है, तो 500 किलोवाट से आपको 2-4 बेनिफिट्स हुए। एक तो आप 24/7 ऑफ द ग्रिड चले गए, तो अगर आप अभी ग्रिड का कनेक्शन लेने जा रहे थे तो अपफ्रंट ग्रिड के साथ कनेक्शन लेने की कोई कॉस्ट आपको नहीं है। आपको पता है 500 किलोवाट का फिक्स कनेक्शन लेने के लिए, अगर तो आप अर्बन एरिया में है, इंडस्ट्रियल जोन में है, तो फिर तो थोड़ी सी फिर भी नॉर्मल कॉस्ट आती है। अगर आप बिल्कुल ही रूरल एरिया में या बहुत दूर हैं तो फिर जो लाइन ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो भी आप ही को बेयर करनी पड़ती है, तो आपको बहुत सारी सही है। कॉस्ट से बच जाते हैं। दूसरा, क्योंकि आपने 24/7 ऑफ द ग्रिड अपने आप को ले गए हैं, तो इसमें कोई लोड शेडिंग का सिनेरियो नहीं है। वैसे इंडस्ट्री लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट होती है, बट पावर फेलियर किसी भी वजह से आ जाता है, ब्रेकडाउन भी किसी भी वजह से हो जाता है। तो आप अब ऑफ द बिल्कुल। ग्रिड हैं तो आपको ये जो इशू है ये अफेक्ट नहीं करेगा। 24/7 ऑफ द ग्रिड आप चले गए हैं, आपको अपने आप को कंटिन्यूस बैकअप देने के लिए कोई जेनसेट, कोई उसकी फ्यूल कॉस्ट बेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जो कंटिन्यूस आपकी कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, डेली की एनर्जी कंजम्पशन जिसको कहते हैं हम, ये 500 किलोवाट का सिस्टम है। मेरे ख्याल है आपके पास नंबर्स मौजूद हैं, अगर आप उस पर लाइटन करें कि कितने यूनिट्स हैं। अब अगर मैं ROI की बात करूँ तो बेसिक तो
तो 2 ईयर्स में आपकी पे बैक हो जाता है सिस्टम का। उस सिस्टम में आपके बैलेंस ऑफ सिस्टम भी शामिल है, सोलर पैनल्स भी 3 मेगावाट के शामिल है, 10 मेगावाट आवर की बैटरी भी शामिल है, 3 मेगावाट के सोलर पैनल्स भी इसमें इंक्लूडेड थे, एग्जीक्यूशन, इंस्टॉलेशन, सारी की सारी चीज़ें आपकी शामिल हैं। 2 ईयर्स में अपना सिस्टम पे बैक कर देता है, और जिसका मतलब है कि 2 साल के बाद जो भी आपका पे बैक है, जो भी आपको सेविंग्स हो रही है, वो सारी की सारी आपको पॉजिटिव आपके रेवेन्यूज़ में, आपके कैश फ्लो में बेनिफिट आपको दे रही होती है। वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होती। सही है, ठीक है। अगर कीपिंग इन माइंड कि अगर आपको कनेक्शन लेना पड़े तो उसमें कोई आरओआई नहीं होती, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट में चली जाती है। उसकी कोई और वो ROI उसमें जितना टाइम ड्यूरेशन होता है कि 1 साल लगा, 1.5 साल लगा और अभी तक लाइन नहीं मिली मुझे, तो वो भी एक ड्यूरेशन होता है। जबकि ये सिस्टम तो माइक्रोग्रिड आपने अपने पास ही लगा लिया और वो वहीं पे प्रोडक्शन हो रही है और वहीं पे यूजेज हो रही है। तो इससे ज़्यादा फिजिबिलिटी वाइज भी देखें, आरओआई वाइज भी देखें, तो इससे अच्छा सिस्टम नहीं होता मार्केट में। बिल्कुल। और ये फ्लेक्सिबल सिस्टम्स है और ये ग्रिड फॉर्मिंग सिस्टम्स है। तो जैसे आपने माइक्रोग्रिड का कहा, बिल्कुल ये अपनी माइक्रोग्रिड बेसिस पे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। और तीसरा इसमें फ़ायदा ये है कि लेट्स अज्यूम फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, अगर आप रीलोकेट करते हैं और अपनी इंडस्ट्रियल साइट को किसी और जगह लेके जाते हैं, तो ये सिस्टम एज इट इज़ मूव हो जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ग्रिड के साथ जो आपने इंटरलिंकेज की कॉस्ट बेयर करी थी, अब वो मूव करने की आप कैसे मूव कर सकते हैं। इवन तो आपने पे किया होता है ग्रिड के साथ इंटरलिंक करने के लिए, बट वो आप मूव नहीं कर सकते। और जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो भी आपको को बहुत ज़्यादा पैसे आगे नहीं दे रहा होता कि ये लो भाई आपके यहाँ ग्रिड मौजूद है, उसमें इतने किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तो मैं आपको फुल आपके पैसे रीइंबर्स कर देता हूँ। आपको पता है किस तरह की मार्केट है, उसमें रीइंबर्समेंट नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम के अंदर, और चौथा बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको स्केल अप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लैंड की लिमिटेशन आपको आती है। वो भी अभी करंटली आपको पता है सोलर पैनल्स की लिमिटेशन 25-26% पे चल रही है, जो कमर्शियली आपको अवेलेबल है। बाकी टैंडम सोलर सेल्स हैं, उनकी एफिशिएंसी से कहीं ज़्यादा है, 35-38% पे बात जा रही है। कमर्शियल प्रोडक्शन में जैसे ही आ जाएंगे तो आपकी जो यूटिलाइजेशन, जो लैंड रिक्वायरमेंट है, वो भी कम हो जाएगी और आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। और आप इसके साथ और रिन्यूएबल एनर्जी के मैकेनिज्म्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास हैं तो आप इसमें हाइडल का स्ट्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ विंड सफिशेंट है और कंटिन्यूस स्ट्रीम उसका है तो आप विंड पावर को भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपके सारे सिस्टम को ऑपरेट करेगी। जो मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई अप स्केल का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, जो कि करेगी क्योंकि आप एनर्जी का जो आपका इनपुट था वो आपने कॉस्ट फ्री कर लिया है, तो फिर आप इस सिस्टम को और बढ़ा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं। आपको अगेन जो ग्रिड के साथ इशू आता है कि अगेन अगर आपको पावर और आपको चाहिए हो तो फिर अगेन उसकी अपफ्रंट कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे भी, इंटरकनेक्शन की बेसिस पे भी, जो कि अगेन नॉन रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट में जाता है। इधर आप जो भी लगाते हैं वो सारा का सारा रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट है, मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, एसेट है आपका, जहाँ मूव कर लें आप, उसमें कोई इशू नहीं है। 500 किलोवाट की हमने फिजिबिलिटी आपको बता दी है। 2 ईयर्स में ROI, बेसिक ROI इसका, और 2 ईयर्स इज़ वेरी गुड ROI फॉर साइट के जहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आप भी कमा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए आप इस सिस्टम को नहीं लगा रहे। आपका जो इंडस्ट्री है उसमें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपको मिल गई। बहुत और सारी चीज़ें हैं जिसको हमने अभी इंक्लूड नहीं करा। अभी हमने इसको सिर्फ बेसिक आपको ROI बताई है, सिंपल पे बैक, कि जिसमें हमने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसको ऑफसेट किया है। अगर हम इसको और बहुत सारे पैरामीटर्स पे एनालाइज करें तो इसकी ROI लेस देन 2 ईयर्स पे आ जाती है, 1.5 ईयर्स के आसपास आ जाती है। तो उनको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि और बहुत सारे कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको 500 किलोवाट का अगर आपका लेट्स अज्यूम रनिंग लोड है और आप उसको ऑफसेट करते हैं, 24/7 ऑफ द ग्रिड लेके जाते हैं, तो किस तरह आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसा वीडियो आपको करें, ठीक है, बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका क्या रनिंग लोड है आपकी इंडस्ट्री का, और अगर आपका वेरिएबल लोड है तो वो कितने आवर्स का है, क्या आपकी प्रोडक्शन टाइम्स है, और आप उसको कितना ऑफ द ग्रिड लेके जाना चाहते हैं, या अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहते हैं तो भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, ग्रीन टेक सोलर से आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, और गिवन नंबर्स भी हैं उस पर भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।